हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। हे गाइस, आप लोगों को मैं पहले कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था ये सियांगबंग स्टोरी है और इसमें वांग जी और सीचेन दोनों होंगे, बट आप लोगों ने तो सुना नहीं। और जब मैंने आपसे कह दिया था कि ये सियांगबंग स्टोरी है, इसमें वांग सेन नहीं होंगे और यहाँ पे सीचेन गा भी होंगे, तो आप लोगों ने सीरियसली लिया नहीं इस स्टोरी को और आप लोगों ने फिर भी ये स्टोरी सुनी और सुनने के बाद कमेंट भी करे, वो भी निगेटिव। यार, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आई है तो ना आप पॉजिटिव कमेंट करो ना आप निगेटिव कमेंट करो, तो यही बढ़िया होगा। मैं आपसे हमेशा कमेंट 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 कहता हूँ, फिर आप लोग ने कमेंट किए नहीं। अब कमेंट कर भी रहे हो तो निगेटिव। यार, थोड़ा तो सोचो हमारे बारे में। बट पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस स्टोरी को ना फिर यार सैंगबन स्टोरी बना दूंगा, क्योंकि इसमें सीचैन गाँव को मैं हटा के लाहनजान ला दूंगा। बट फिर कुछ लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई और फिर मैं उन 2-3 कमेंट के लिए बाकी के 4-5 कमेंट थोड़ी छोड़ सकता हूँ, और इसलिए मैंने उन कमेंट को रिमूव कर दिया। और हाँ, अगर आप लोगों को वो कमेंट सुनने देखने हैं तो मेरे वीडियो के शुरू में जो है उसमें आपको ये कमेंट मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन से मिटा दिया, रिमूव कर दिया है। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तभी सुनना। अगर आपको सियांगबांग स्टोरी पसंद है, वांगसन स्टोरी पसंद है, तो वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद है, आप सुन सकते हो, आप लाइक भी कर सकते हो। अगर आपका मन है कमेंट करने का तो आप वो भी कर सकते हो, बट हाँ, पॉजिटिव करना, निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे रिमूव कर दूँगी। क्योंकि पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ था ये सब सुन के, बट फिर मैंने 2-4 दिन के बाद देखा कि लोग मुझे अभी भी गुड कमेंट कर रहे हैं। चलो भले ही 1-2 लोग करने पर कर तो रहे हैं, उन 1-2 लोगों ने मुझे हौसला दिया और मेरी स्टोरी को वैसे का वैसे रहने दिया, नहीं तो मैं चेंज करने वाला था इस स्टोरी को। एंड थैंक यू यार, आप लोग को 1-2 कमेंट ने मुझे इतना बहुत दिया कि मैं आज इस स्टोरी को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ आगे से और उसी तरह से, वरना मैं से बदलने वाला था। बट अब मैंने सोचा है कि मैं इसके बाद जो भी स्टोरी होगी वो वांगशिंग या सियांगवन नहीं रखूँगी, क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं है। मेरा दिल तो हर्ट हुआ था, बट अब मैं चाहूँगी कि आपका दिल ना हर्ट हो, इसलिए मैंने सोचा आगे से मैं ये नहीं करूँगी। बट ये स्टोरी मैं चाहती हूँ कि इसका स्टोरी लाइन चेंज ना हो, इसलिए मैंने इस स्टोरी को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यार, इस स्टोरी को बर्दाश्त कर लेना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना, और हाँ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। आप लोग होता है मेरे में 2K से ऊपर व्यूज़ आते हैं इस वन शॉट में। वैसे मुझे पता है मेरी लॉन्ग स्टोरी में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, बट मेरी वन शॉट में आ जाते हैं 2 से 3 के व्यूज़। और इसीलिए मैं चाहती हूँ यार आप लोग इस हिसाब से लाइक कमेंट, मतलब कि सब्सक्राइब भी किया करो कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा मिले, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ अर्निंग कर सकूँ। और हाँ, मैंने माना कि मैंने ये मज़े मज़े के लिए खोला है, बट अरे यार, अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें क्या जाता है। कम से कम आपके भरोसे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, तो थोड़ी सी मदद करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद करवाओ। एंड हाँ, थैंक यू यार ये सब सुनने के लिए। वैसे आप लोगों की वजह से मैं ये स्टोरी कभी कभार शेयर कर लेती हूँ, वरना तो मैंने सोच रखा था कि अगर आप लोग मेरी स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो मैं इसे बंद कर दूँगा अपने चैनल। मैंने सोच रखा था, बट मेरे मेरे व्यूज़ ने मुझे हौसला दिया है कि मैं इस स्टोरी को अभी भी चैनल चालू कर रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू। एंड अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। वांग जी और विंग इनके लिए निकल चुके थे। उनके दोनों भाई, मतलब कि विंग के दोनों कज़न सिस्टर एंड ब्रदर साथी थे। विंग ने पहले इन देख लिया था, बट इन ये बारे में वांग जी को नहीं बताया था और अपने भाई बहनों को इशारा करता है, जिसका मतलब उनके दोनों भाई बहन समझ चुके थे और वो वांग जी और विंग को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। वांग जी पीछे पीछे आ रहा था और विंग वांग जी के साथ बातें कर रहा था। वांग जी का ध्यान बटा रहा था और इस बीच में विंग के भाई बहन जियांगचन और यानली इन वाले के पास जा चुके थे और उनसे कहा था कि मेरे भाई और उसकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो चुकी है और इसीलिए वो लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं और आप हमारी मदद कीजिए और हमारे मतलब कि भाई और भाभी को मिलने में मदद कर सकते हैं, और इसके बदले में मैं आपको कुछ असरफिया दे दूंगा। इस पर इन वाला खुश हो जाता और वो कहता हाँ बिल्कुल मैं मदद करूँगा, वैसे भी इसमें मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है, ऊपर से किसी का भला भी हो जाएगा। ये सोचकर इन वाला कहता बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा आपके भाई भाभी को मिलने में, और हाँ अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो वो भी बता देना। ऐसा कहते हुए उस इनके मालिक ने वो असरफिया अपनी तरफ खिसका लेती और वहीं जियांगचन भी कहता हाँ हाँ बिल्कुल मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे नहीं तो किससे कहूँगा, वैसे भी हम यहाँ पर नए नए हैं। ये कहकर जियांगचन मुस्कुराता और सामने की तरफ देखता है जहाँ पर वांग जी और विंग आ रहे होते हैं। जियांगचन और यानली विंग के तरफ बढ़ते हैं। विंग और वांग जी
साथ में ही आ रहे थे। विंग पूछता है कि क्या कमरे की व्यवस्था हो गई, जिस पर जियांग चेन कहता है हाँ हो तो गई, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम बचे हैं, जिसमें से एक में मैं और यानली रह लेंगे और दूसरे में आप दोनों रुक जाना। जिस पर विंग तो हाँ कर देता है, पर वहीं वांग जी सोच रहा था क्या ये सही है, वैसे भी मेरी मैरिज नहीं हुई है। वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी विंग कहता है हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा, क्योंकि तुम दोनों एक रूम में रह लोगे और एक रूम में मैं और वांग जी, और फिर मेरी तो वांग जी से शादी होने वाली, तो मैं वांग जी के साथ रह सकता हूँ। ऐसे एक्सक्यूज दे के वांग जी को विंग अपने साथ रोकने के लिए कह देता और वहीं जियांग चेन और यानली भी मान जाते हैं। दोनों सामने सामने के रूम में ही थे, तो विंग सीधे वांग जी के साथ अपने रूम के लिए चले जाता है। वहीं वांग जी ये कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था, इसलिए वांग जी चुप होकर विंग के साथ जाने लगता है। विंग और वांग जी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं यानली और जियांगछा भी अपने रूम में चले जाते हैं। यानली और जियांगछा अपने रूम में पहुंचते ही विंग को कोस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि उस विंग के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से बार बार अपनी मॉम की धमकी देता रहता है। जब देखो तब अपनी मॉम की धमकी देता है कि तेरी शादी करवा दूंगा, तेरी शादी करवा दूंगा। उसे कोई काम धंधा नहीं आता मेरी शादी के पीछे पड़ा, पहले अपनी तो करवा ले, बाद में मेरे पीछे पड़ना। वैसे भी अगर इतने पापड़ मैंने अपनी शादी के लिए बेले होते ना, तो कब की मेरी मैरिज हो जाती, कहाँ इसके चक्कर में पड़ गया हूँ मैं। जिस पर यानली मुस्कुराने लगती है और जियांगछा को ऐसे ही देख रही होती है। जियांगछा कुछ देर तक बड़बड़ाता रहता है, फिर यानली कहती है जियांगछा से जियांगछा जाओ खाने के लिए पूछ लो इनमें, और हाँ वांग जी और विंग की तरफ भी भिजवा देना, और हाँ और ध्यान रखना कि वाइन भी भिजवा दो। वैसे मुझे पता है लायंस एक्ट में तो वाइन नहीं पी जाती, पर विंग को बिना वाइन के नींद कहाँ आएगी। वैसे भी विंग बहुत दिनों से वहाँ गुसु का उबला हुआ खाना खा रहा था और उसने कब से वाइन नहीं पी है, और फिर वो वाइन भी पी लेगा और शायद क्या पता उस वाइन का कुछ फ़ायदा भी हो जाए। और हाँ विंग खुद तो अकेले पिएगा नहीं, तो साथ में अपने हस्बैंड को भी पिलाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा भिजवा देना। इस पर जियांगछा कहता ओ दीदी आप फिर से विंग का पक्ष लेने लगी, कभी तो मेरे बारे में सोचा करो। ये सब कह के जियांगछा मुँह चढ़ाते हुए निकल जाता है और इनके मालिक से बात करता है। इनका मालिक जियांगछा के बताए गए कामों को करने के लिए कह देता है। उसके बाद जियांगछा अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग अपने रूम में वांग जी के साथ था। वांग जी विंग से बिना कुछ कहे फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब विंग फ्रेश होके आता है तो विंग वांग जी को चांद की रोशनी में मेडिटेट करते हुए देखता है। वांग जी खिड़की के पास में ही मेडिटेशन कर रहा था और विंग वांग जी में खो ही गया था। विंग का ध्यान तब टूटता है जब विंग के रूम के गेट में नॉक नॉक हो रहा होता है। इसी वजह से विंग का ध्यान वांग जी की तरफ से हटके अपने गेट की तरफ जाता है। विंग गेट खोलता है तो बाहर सर्वेंट खाना लेके खड़ा था। विंग वो खाने को अंदर ले लेता है और उस सर्वेंट को जाने के लिए कह देता है। विंग खाना परोस देता है और वांग जी को आवाज़ देता है। वांग जी भी अपने ध्यान से हट जाता है और वांग जी विंग के साथ खाना खाने लगता है। वांग जी पूरे खाने के टाइम पे शांत था और वहीं विंग चपर चपर मुँह चलाया जा रहा था। विंग ने तो अपने लिए वाइन भी सर्व की थी। विंग ने वांग जी से पूछा भी था। जब वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता है तो विंग वांग जी को फोर्स नहीं करता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। अब विंग भी शांत हो गया था। विंग वांग जी को देख रहा था और अपना खाना खा रहा था। विंग के दिमाग में खरायली पुलाव चल रहे थे, इसी वजह से विंग वांग जी से कुछ नहीं कहता। विंग सोच रहा होता है मुझे अपनी ओमेगा को मनाना पड़ेगा, और अभी तो मैंने वांग जी को मनाने के लिए कुछ किया भी नहीं है, और इसी वजह से शायद वांग जी मुझसे अभी तक नाराज़ है। और वैसे भी मुझे लगता है वांग जी थोड़ा जलनखोर है, मुझे लगता है इसकी जलन का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सोचकर विंग एक इस वक्त करता और फिर खाना खाने लगता है। वहीं वांग जी भी खाना खा रहा था। वांग जी खाना खाकर बेड में लेट जाता है और वहीं विंग वांग जी को देख रहा होता है और अपने खाने को जल्दी जल्दी फिनिश करता है। विंग जी को देखता है कि इस डबल बेड में वो दोनों ही सोएंगे। विंग और वांग जी सो रहे होते हैं। वांग जी बिल्कुल नहीं हिलता और वहीं विंग अपने बिस्तर में सोए हुए लेटा इधर उधर अलती पलती कर रहा होता है। विंग कभी इस तरह कभी उस तरह। विंग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। विंग के दिमाग में बहुत सारे खुरापाती आइडिया आ रहे होते हैं, बट विंग सोच रहा होता है इनमें से कौन से वाले को अप्लाई करूं। विंग यही सब सोच रहा होता है। फिर विंग के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया प्लान आता है। विंग ये प्लान
को पक्का कर लेता है कि मैं इस प्लान को ही कामयाब करूँगा, कल से मैं वांग जी को दुखी करना चालू कर दूँगा और वो मैं कल शुरुआत से ही शुरू कर दूँगा। अब विंग वांग जी के पास सो जाता है। विंग और वांग जी के बीच में काफ़ी दूरी थी, पर विंग की बॉडी विंग के प्लान को पहले से ही अप्लाई करने लग गई थी। विंग ने पूरी रात वांग जी को सोने नहीं दिया था। वांग जी विंग की हरकतों से टॉर्चर हो चुका था, बट वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग जैसे चाहे वैसे सो रहा होता है। विंग तो पूरा वांग जी के ऊपर ही आ गया था। वांग जी नीचे था और विंग उसके ऊपर था। विंग इसी तरह से पूरी रात सोया था और इसी तरह से वांग जी पूरी रात जागा था, क्योंकि वांग जी सो ही नहीं पा रहा था विंग की हरकतों की वजह से। आखिरकार विंग 3 बजे रात के वांग जी के ऊपर से हट जाता है। फिर वांग जी विंग को पूरी तरह से साइड में करता है और विंग के और अपने बीच में बाउंड्री बना देता है और उसके बाद सो जाता है। वांग जी सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। फिर वांग जी 5 बजे उठ के मेडिटेशन करने लगता है और फ्रेश होने के लिए चले जाता है। विंग अभी भी सो रहा था। विंग करीबन 8 बजे उठता है और वो भी मन को छोड़ के, क्योंकि वांग जी ने विंग को उठाया था। वांग जी और विंग नाश्ता करने के लिए नीचे चले जाते हैं। वांग जी के और विंग के साथ जियांग चेन और यान ली भी नाश्ता कर रहे होते। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी वांग जी से विंग कहता है, चलो अब घूमने के लिए चलते। इस पर वांग जी कुछ नहीं कहता और अपना नाश्ता करने लगता है। वहीं जियांग चेन और यान ली भी चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे होते। नाश्ता खत्म होने के बाद विंग खुद से ही कहता है जंचा और यान ली से कि जल्दी जाओ, जल्दी से तैयार होके आना, मैं तुम लोग के गेट में ही कुंडी खटखटा दूंगा, तभी हम साथ में चलेंगे। इस पर यान ली और जंचा हाँ करते। वही वांग जी ने अभी भी कुछ नहीं बोला होता है। वांग जी विंग के साथ अपने रूम में जाने लगते हैं। वहीं जियांग चेन और यान ली भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी और विंग अपने रूम में पहुंच चुके थे। वांग जी को विंग कुछ नहीं कहता और फिर विंग अपने ही मुंह खुद ही कहने लगता है, हम यहाँ चलेंगे, हम वहाँ चलेंगे, वैसे भी मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तुम मुझे पूरा जगह घुमाओगे और हाँ मेरा खर्चा भी तुम ही उठाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने कहा है ना तुम हमें घुमाओगे, इसलिए तुम्हें ही मेरा खर्चा उठाना। हाँ मेरे भाई बहनों का उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा उठाना, क्योंकि मैं ही तो तुम्हारा हेल्प हूँ। ये कहकर विंग बड़े ही मस्त मौला होकर अपने रूम में इधर उधर तफरी काट रहा होता है। विंग की हरकतें देख के वांग जी का सिर दर्द हो रहा होता है, बट वांग जी कुछ नहीं कहते। तभी विंग एकदम से वांग जी के पास आता है और वांग जी का हाथ पकड़ने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, तो विंग सीधे जाके वांग जी के गले लग जाता है और अपनी सेंट को वांग जी के ऊपर छोड़ने लगता है। विंग का सेंट रोज़ का था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट विंग के सेंट की वजह से वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वांग जी तो विंग के सेंट में खो गया था। वांग जी को विंग की स्मेल बहुत ही कामिंग और स्मूथिंग फील करवा रही थी। वांग जी पूरी तरह से विंग की सेंट में खो गया था। वांग जी तो ये भूल ही गया था कि वांग जी विंग से नाराज है और वांग जी विंग की स्मेल को इनहेट कर रहा था। वांग जी को विंग की स्मेल बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसीलिए वांग जी बार बार विंग की सेंट को अपने अंदर तक ले रहा था। वांग जी विंग की स्मेल में खो ही गया था, बट वांग जी को विंग होश में लाता और कहता चलो अब हमें चलना चाहिए। बट वांग जी और विंग के जाने से पहले विंग अपने स्मेल को मतलब कि सेंट को ब्लॉक कर लेता है और अब वांग जी के ऊपर विंग का सेंट था। वांग जी पूरी तरह से विंग के सेंट से भरा हुआ था। वांग जी और विंग जियांग चेन और यानली के साथ इनमें से बाहर निकल जाते घूमने के लिए। वांग जी और विंग साथ में थे, वहीं जियांग चेन और यानली भी साथ में थे। विंग वांग जी के साथ आगे आगे चल रहा था, वहीं विंग के पीछे जियांग चेन और यानली भी चल रहे थे। विंग इनसे निकलते ही वांग जी का हाथ लेता है और अपनी कमर वाले एरिया पे रख देता है। वांग जी विंग की कमर पे अपना हाथ रखा हुआ था। वांग जी विंग की कमर को फील कर पा रहा था, जो वांग जी को विंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैनली वाइब्स आ रही थी। और फिर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि ये तो उल्टा उल्टा कर रहा था विंग वांग जी और सभी को ऐसे दिखा रहा था जैसे वो एक ओमेगा और वांग जी अल्फा हो। वांग जी वैसे भी विंग की स्मेल से भरा हुआ था, तो फिर सभी लोग उसे एक अल्फा ही समझ रहे थे। वहीं विंग एक ओमेगा की तरह बिहेव करने लगता है। वांग जी विंग की कमर से अपना हाथ हटाना चाहता था, बट वांग जी को विंग ऐसा करने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वांग जी ने विंग की कमर में तो हाथ रखा होता है, बट वांग जी विंग का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए विंग ने अपने दूसरे हाथ से वांग जी की उंगलियों को पकड़ा रखा था और इसी वजह से वांग जी अपना हाथ नहीं हटा पा रहा होता है। वांग जी विंग ऐसे ही चल रहे थे। कुछ देर में ही वांग जी को विंग की कमर में अपने हाथ रखने की
आदत हो चुकी थी, इसलिए वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग को अपने मन के मुताबिक चलने देता। विंग और वांग जी अब साथ ही साथ चल रहे थे और मार्केट में घूम रहे थे। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग पूरी मार्केट में सब तरफ देख रहा था। वांग जी और विंग चल ही रहे होते। विंग वांग जी को लेके हर दुकान में जाता और वहाँ से सामान खरीदता और बिल वांग जी के नाम पे दे देता। वांग जी विंग बिल को देता और फिर वांग जी विंग के साथ चलने लगता। वहीं विंग हर दुकान में जा जा के ऐसे ही कर रहा था और इसी तरह से वांग जी विंग के लिए अपने रुपए खर्च कर रहा होता है। वांग जी देख रहा होता है विंग क्या क्या खरीद रहा है। विंग ऐसे खरीद रहा होता है जैसे वो एक ओमेगा और ओमेगा वाली ही चीज़ें खरीद रहा होता है। विंग को जो भी पसंद आता विंग वो सब खरीद लेता और वो सब विंग दो खरीदता, बट विंग जो भी अपनी ओमेगा के लिए खरीद रहा था उनका बिल खुद ही दे रहा था और बाकी की फेक फजूल की चीज़ों के पैसे वांग जी से ले रहा था। वांग जी विंग की हरकतों को नोटिस कर रहा था, बट वांग जी मन ही मन गुस्सा होने की वजह से विंग से कुछ नहीं कह रहा होता है और विंग जो भी कर रहा होता है विंग को वांग जी करने से नहीं रोकता और विंग के ओमेगा की तरह बिहेव करने की वजह से सभी लोग विंग को ओमेगा समझ रहे थे और विंग की ब्यूटी भी बहुत ही बढ़िया थी। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था और मगर उसके अंदर से कोई भी सेंट नहीं हो रही थी, तो सब समझ रहे थे कि वांग जी के साथ और वांग जी एक अल्फा है तो ज़रूर ये एक ओमेगा होगा और विंग वांग जी इतने क्लोज थे तो सब समझ गए थे कि विंग एक ओमेगा ही होगा और इसी वजह से विंग पर वैन चाओ, वैन लिंग और वैन सू की निगाह पड़ जाती। वैन सू और वैन चाओ विंग को पाना चाहते थे, वो दोनों उसे ओमेगा समझ रहे थे, बट वैन लिंग वो जानता था कि विंग एक ओमेगा नहीं है क्योंकि वैन लिंग विंग से पहले भी मिल चुका था और उसकी बहन भी। वैन लिंग ये बात जानता था बट वो बताता नहीं है और फिर ये मामला विंग के ऊपर ही छोड़ देता है। विंग बहुत ही अच्छे से घूम रहा होता है पूरी मार्केट में। फिर ऐसे ही करते करते विंग और वांग जी घूम रहे होते, बट यांगचन और यानली ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। वो विंग और वांग जी को साथ में समय बिताने के लिए देना चाहते थे। वांग जी और विंग घूम ही रहे होते कि वांग जी थोड़ा पीछे रह जाता क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था और वांग जी विंग से पीछे रह जाता और इसीलिए विंग थोड़ा आगे चला गया था। विंग सामने देख ही रहा होता है कि वैन चाओ और वैन सू विंग के आस आ जाते और विंग से शरारत करने लगते, विंग को छेड़ने लगते, बट विंग भी कहाँ सीधा साधा था, वो भी नौटंकी करना चालू कर देता है। विंग ऐसे दिखाता है जैसे विंग को बहुत दुखी किया गया हो। विंग ऐसे ही दिखा रहा होता है। विंग बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है और पूरे सही टाउन को ही अपने सिर में उठाने के लिए तैयार था। विंग बहुत तेज तेज से चिल्ला रहा था और पूरे मोहल्ला एरिया की पूरे सही टाउन में जितने भी आसपास के लोग थे वो सब विंग के पास आके खड़े हो गए थे और विंग का सहयोग दे रहे थे। वो भी विंग को ऐसे दिखाने की वजह से ऐसा समझ रहे थे कि विंग बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और भोला भाला ओमेगा है, क्योंकि विंग थोड़ी देर पहले उनकी दुकानों से गुजरा था तो उन सबको ही ऐसा लगा था कि विंग एक ओमेगा और ये सब उसे टॉर्चर कर रहे हैं और इसीलिए वैन चाओ और वैन सू को वहाँ पे भीड़ जो होती है वो कहती है यहाँ से जाओ, तुम क्या कर रहे हो इस बच्चे के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना सीधा साधा ओमेगा, तुम इसे छेड़ नहीं सकते, ये सब कह रहे होते। और वहीं विंग बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा बन गया होता, इतना भोला भाला ओमेगा जैसे कि उससे कोई भोला भाला और सीधा साधा हो ही नहीं। विंग रोने लग जाता है वहीं पे और वहीं विंग ऐसा दिखा रहा होता है कि उसे कितना जुल्म किया गया है और ये सब वांग जी ने भी देख लिया होता है और वैन चाओ और वैन सू विंग की हरकत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो ये सोच रहे थे कि इन ओमेगा ने हमें सबके सामने इज्जत किया, अब मुझे इस ओमेगा से बदला लेना होगा। यही सब वैन सू और वैन चाओ सोच रहे होते और वैन चाओ और वैन सू विंग के पीछे पड़ना चाहते थे, बट वो इस समय कुछ नहीं करते और चुपचाप वहाँ से चले जाते। बट जब वांग जी वहाँ पहुँचता है तो विंग के पास खड़े हुए सभी लोग वांग जी को ऐसे दिखाते जैसे कि उसे अपने ओमेगा का ख्याल नहीं रख मिलता है। वो सभी वांग जी को डांट रहे होते हैं और वांग जी वहीं चुपचाप सुन रहा होता है। वांग जी विंग की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वांग जी इस तरह से डांट खा रहा है और विंग कुछ नहीं कह रहा। विंग भी ऐसा दिखाता है जैसे उसके अल्फा ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसे अकेला छोड़ के। विंग बहुत देर तक वांग जी को ऐसे ही परेशान होते हुए देखता है, फिर आखिरकार कहता है ठीक है अब मुझे मेरे अल्फा के साथ जाना चाहिए। ये सब कहकर विंग उस जगह से चला जाता है वांग जी को लेके। विंग वांग जी को अभी भी
उसका हाथ पकड़ा होता है और वांग जी उसके साथ चल रहा होता है। बट अब वांग जी विंग को अपने साथ ले लेके जा रहा होता है। वांग जी विंग को हाथ पकड़ता है और अपने साथ वापस इनमें ले जाता है और सीधे जाकर अपने रूम में ही रुकता है। विंग से वांग जी कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे कि मेरे ओमेगा और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। जिस पर विंग कहता है, देखो मैं तुम्हें कितना अच्छा फीलिंग दे रहा था कि तुम्हें एक अल्फा की फीलिंग हो और तुम ऐसी बातें करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये मौका दिया है। जिस पर वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें मुझे खुश होना चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं पता तुम वो लोग मुझे कैसे कह रहे थे और कैसे देख रहे थे। जिस पर विंग कहता है, ये तुम्हारी गलती, तुम्हें मुझे छोड़ा क्यों। जिस पर वांग जी कहता है, वो मैं पीछे रह गया था ना इसी वजह से। जिस पर विंग कहता है, तो तुम्हारी गलती नहीं हुई कि तुम मुझे छोड़े, उसके बाद तो वो बेंचा और वैन जो मेरे पीछे पड़े, वैसे भी उन्होंने मुझे ओमेगा समझ लिया था और फिर वो किसी ओमेगा की बेइज्जती करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया इस तरीके से। तब वांग जी थोड़ा सा खुश होता है कि उसके अल्फा को सभी ओमेगा की इज्जत करना आने वाला जानकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और फिर वांग जी को विंग बनाने की तैयारी करने लगता है। अब वांग जी के लिए विंग कहता है, ठीक है तो अब हमारे लिए खाना तो लेके आओ, तुम्हारे जगह पता है तुमने मेरा अभी तक खाना नहीं खाया, मेरा भूख पेट में चल चल के थक गया ना और मुझे भूख लग रही है। वांग जी, क्या तुम मेरे लिए खाना लेके आओगे। इस पर वांग जी कुछ नहीं कहता और सीधे अपने कमरे से निकल जाता है। विंग समझ जाता है कि वांग जी खाना लेने के लिए गया। फिर वांग जी के जाने के बाद विंग अब वांग जी को मनाने का प्लान बनाने लगता है। वांग जी के लिए प्लान बना रहा होता है। विंग सोच रहा होता है कि मैं कैसे वांग जी को मनाऊं, वांग जी तो मुझसे अभी तक बात नहीं कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा जैसे वांग जी मान जाए। विंग यही सब सोच रहा होता है। तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और इस समय दोपहर हो रही थी तो विंग सोचता है, लगता है दोपहर को रात बनाने का वक्त आ गया है। फिर विंग कमरे की लाइट बंद कर देता है। कमरे की लाइट बंद करने के बाद विंग कमरे की मोमबत्तियां जलाने लगता है। विंग जब पूरे कमरे की मोमबत्ती जला देता है और इस डेट को और रोमांटिक बनाने के लिए विंग अपने अल्फा सेंट को रिलीज करता है। वो भी बहुत कम मात्रा में, जिससे कि वो बहुत ही कामिंग और सूदिंग लगे, ना कि वांग जी को विंग की सेंट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वांग जी इस बात का पूरा ध्यान रखता है और विंग को ये पहले ही पता था कि वांग जी को विंग का सेंट बहुत अच्छा लगता है। वांग जी के आने का विंग इंतज़ार करने लगता है और जब वांग जी आता है तो खाना लेके ही आता है। बट वांग जी को पूरे कमरे में अंधेरा दिख रहा था और सिर्फ मोमबत्ती ही जल रही थी। वांग जी अंदर आता है तो उसे विंग की अल्फा सेंट की फ्रेग्रेंस आ रही होती है। वांग जी पूरे रूम को नोटिस कर रहा होता है। वांग जी विंग के हर एक हरकत को नोटिस कर चुका था। वांग जी को ये सब बहुत अच्छा लगता है बट वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग के पास आकर बैठ जाता है और खाना भी टेबल में लगाने लगता है। वांग जी देखता है विंग टेबल के सामने ही बैठा और कैंडल जला के, इस वजह से वांग जी को विंग का चेहरा अच्छे से दिख रहा होता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी को विंग भी बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रहा होता है। वांग जी विंग को देखता ही रहता है। आखिरकार फिर वांग जी को विंग ही होश में लाता है। फिर विंग वांग जी से कहता है, तो फिर हमें खाना खा लेना चाहिए। वांग जी भी कुछ नहीं कहता और फिर विंग और वांग जी खाना खाने लगते हैं। वांग जी ने अपने लिए नॉन स्पाइसी खाना लिया था और वहीं विंग के लिए स्पाइसी खाना मंगाया था। वांग जी और विंग खाना ख़त्म कर लेते। खाना ख़त्म करने के बाद विंग वाइन के जार निकालता है और उसके बाद वाइन को 2 कप में डालता है। 1 कप अपने लिए और 1 कप वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता अभी भी, तो फिर विंग खुद ही 1 कप पी लेता और उसके फिर वांग जी से कहता है, क्या तुम वाइन पियोगे। जिस पर वांग जी नहीं कहता है। तो फिर वांग जी की ये बात सुनकर विंग कहता है, ओके तो तुम वाइन नहीं पियोगे। ये कहकर विंग वांग जी के पास रखी वाइन को भी पी लेता और फिर इसी तरह से विंग 2 वाइन के जार ख़त्म कर देता है। जार ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी से पूछता है, आखिरकार मैंने क्या गलत किया है जो तुम मुझसे अभी तक बात नहीं कर रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे ओमेगा और तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। फिर विंग के ये सब बोलने की वजह से वांग जी कहता है, इस बेवकूफ़ की तो इसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया और उसके बाद कह रहा है मैंने गलत क्या किया। इसने मुझे इग्नोर किया हर वक्त और अब कह रहा है मैंने गलत क्या किया। वांग जी ये सब अपने मन में ही सोच रहा होता है। विंग की ये बात सुनकर तो वांग जी गुस्से में तिलमिला रहा था। वांग जी अपनी चेयर से उठता है और उठने के बाद जाने ही वाला होता है कि वांग जी का हाथ विंग पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से वांग जी विंग के लैप में जाके बैठ जाता है और वांग जी को विंग कस के पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है, आखिरकार तुम्हें बताना ही होगा कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। ये कहकर
कहकर विंग वांग जी को पकड़ लेता है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना विंग जी, तो फिर मैं जो करूँगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ये कहकर विंग वांग जी को देखने लगता है, बट वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वांग जी ये सब मन में कह रहा होता है, सामने से कुछ नहीं बोलता। वांग जी ने जैसे मौन व्रत धारण कर लिया हो। वांग जी के कुछ ना बोलने पर विंग कहता है आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बोलते हो या नहीं? अगर तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे तो इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, तुम होगे। ये कहकर वांग जी की तरफ देखता है। तब विंग देखता है कि वांग जी अभी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर विंग वांग जी के लिप्स पे अपने लिप्स रखता है और थोड़ी देर में ही हटा लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और फिर विंग वांग जी से कहता है अगर तुम मुझे अब भी नहीं बताओगे तो मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। वांग जी विंग की ऐसी धमकी को सुनकर तुरंत बोलते मैं बताता हूँ वांग जी ये कहता है। और उसके बाद कहता है तुमने मुझे पूरे गुस्सू में इग्नोर किया, तुम्हें पता है तुमने मुझे मेरे भाई के सामने भी इग्नोर किया, शीचेन का के आगे तो तुमने मुझे देखा भी नहीं, और तुम जब शीचेन का को गले लगा रहे थे तब भी तुमने मुझे इग्नोर किया, और फिर तुमने मुझे पूरे रास्ते में मनाने की कोशिश भी नहीं की। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। वांग जी ये सब बोलता है और कहता है अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ठीक है, तुम्हें पता चल गया, अब मुझे जाने दो। वांग जी की ये सब बातें सुनकर विंग हंसता है और फिर वांग जी विंग से कहता है देखो तुम मुझ पे हंस रहे हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसीलिए तो तुम मुझे सबके सामने इग्नोर कर रहे थे। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, और तुम ना मुझे इग्नोर करते हो, ये बात मुझे पता चल गई, और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, और इसलिए तुमने मुझे पूरे रास्ते भी मनाने की कोशिश नहीं की। तुम तो मुझे अभी तक नहीं मना रहे थे ना, तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं करते हो, मुझे पता चल गया, इसलिए मैं पूरे रास्ते सोच लिया था मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी बातों में आऊँगा। विंग वांग जी की ये बातें सुन के वांग जी से कह अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये कहकर विंग वांग जी के होठों पे किस करने लगता है और उस किस को डीप करते जाता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांग जी विंग का साथ दे रहा होता है और विंग अपनी किस को और भी डीप करते जा रहा था। विंग और वांग जी किस कर रहे रहते, विंग और वांग जी की सांस फूलने लगती, इसलिए विंग और वांग जी किस को तोड़ देते और एक दूसरे को देखने लगते। वांग जी से विंग कहता है कि अब बताओ क्या मैं तुम्हें और भी दिखाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस पर वांग जी शर्मा जाता है और अपना चेहरा नीचे कर लेता है। फिर विंग वांग जी को अपनी गोद में लेके ही चेयर से उठता है और वांग जी के साथ सीधे बेड में जाता है। बेड में जाने के बाद विंग और वांग जी को पहले विंग बेड में लेटाता है और फिर उसके पास ही जाके लेट जाता है। इस बार विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते। कुछ ही देर में दोनों की नींद लग जाती है और दोनों ही सो जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद वांग जी पहले उठ जाता है और उठने के बाद वह अपने आप को विंग की बाहों में पाता है, इसलिए वांग जी कुछ नहीं करता और ना ही अपने आप को हिलाता है, बस विंग को देखते रहता है जब तक कि विंग ना उठ जाए। वांग जी विंग की बाहों में ही था और वांग जी पूरी तरह से विंग में खो गया था और फिर वांग जी को पता ही नहीं चलता कब वांग जी विंग के होठों पे अपने होठ रख देता है और वांग जी विंग को किस करने लगता है। वांग जी की किस खत्म होने ही वाली होती है कि तभी विंग वांग जी को किस करने लगता है और जब वांग जी को ये फील होता है तो वांग जी विंग का साथ देने लगता है और फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे विंग ने वांग जी को अपने काबू में कर लिया हो। विंग जैसा चाहता वांग जी वैसा ही कर रहा था। वांग जी पूरी तरह से विंग के पैरों पे नाच रहा था। वांग जी की किस विंग के मुताबिक चल रही थी। अब विंग वांग जी के किस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, और इस बीच वांग जी पूरा ध्यान किस में था और इसी वजह से वांग जी को पता नहीं चलता कि कब विंग ने वांग जी के अपर रूप को खोल दिया था और अपने हाथ को वांग जी की बॉडी में फिरा रहा था। वांग जी पूरी तरह से विंग के किस में था और वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वांग जी लेटे से बैठ गया था और दोनों ही बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते ही विंग ने वांग जी के अपर रूप को वांग जी की बॉडी से हटा दिया था और अपने भी अपर रूप को अपनी बॉडी से हटा चुका था। विंग वांग जी के साथ किस कर रहा था और इसी किस के बीच वांग जी
विंग के साथ पूरी तरह से एंगेज हो चुका था। वांग जी को कोई होश और कोई सुध-बुध नहीं थी कि विंग उसके साथ क्या कर रहा है। विंग फिर वांग जी का माउथ छोड़ता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और वहीं विंग वांग जी के होठों की जगह अब वांग जी की नेक में आ चुका था। वांग जी की नेक के बाद विंग वांग जी के चेस्ट पे भी आ जाता है और वहाँ पे भी किस करने लगता है। विंग ऐसे ही वांग जी के पूरे अपर पार्ट पे किस कर रहा होता और इस किस के बीच वांग जी पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। वांग जी को तो जैसे कोई होश ही नहीं था और विंग वांग जी की लोअर ड्रेस भी उतार देता। अब वांग जी पूरी तरह से नेकेड था और फिर विंग अपनी भी लोअर ड्रेस को उतार चुका था। वांग जी और विंग पूरी तरह से नेकेड हो चुके थे। हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अभी तक आप लोगों के सामने एक स्टोरी मतलब अपनी स्टोरी को पूरा क्यों नहीं किया। तो उसकी वजह ये थी कि मैं अभी अपने घर में नहीं थी, घर से बाहर थी और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको मेरी लॉन्ग स्टोरीज पसंद नहीं है। मेरी जैसे 1 शॉट 2 शॉट तो पसंद है क्योंकि उसमें तो व्यूज़ आते हैं, पर मेरी लॉन्ग स्टोरीज में व्यू नहीं आती और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूरी एक साथ ही अपलोड करूँगी और इसी वजह से मेरी स्टोरी आने में थोड़ा लेट हो गया। तो आप इससे काम चला लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं बनाऊँ मैं पूरी 1 शॉट ही बनाऊँ, आपको बार बार दिक्कत ना हो। और वैसे भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं डेली अपनी वीडियोस नहीं डालूँगी। मैंने सोच रखा है जब तक मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं डाला करूँगी और इसीलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो मुझे वो कहते नहीं सेव नहीं वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और अब जब मन करे तब आप मुझे उठा के देख लेना। क्या पता मैं वापस आ चुकी हूँ तब तक एक नई स्टोरी लेके। एंड हाँ, मुझे ऐसा लगता है आधे लोग तो यही करते होंगे। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यार अगर आपका मन हो तो यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे मेरा कुछ भला हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा हो कि आप मुझे वॉच लिस्ट में डाल सकते हो तो ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी आने वाली रोजी रोटी का क्या होगा। अब मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और आप सोच रहे हो आपने बोला ही क्यों फिर। तो फिर मैंने इसलिए बोला कि जिससे आपको पता चल गया मेरा दुख। मुझे लगता है मेरा दुख आपको पता चल गया होगा। तो स्टोरी पे आते हैं। वांग जी और विंग नेकेड हो चुके थे पर तभी कुछ अजीब होता है या कहूँ कुछ अलग होता है। नॉक नॉक नॉक। वांग जी और विंग के कमरे का गेट बजता है और जिसमें से जियांगछा की आवाज़ आती है। वो कहता है विंग वांग जी जल्दी बाहर आ जाओ, हम लोगों को रात का डिनर करने के लिए भी तो जाना है। और फिर तुम लोग सोच सकते हो वैसे भी अभी तक तुम लोग रूम में पता नहीं क्या कर रहे हो, ये सब बोलकर जियांगचन आगे भी कहता है विंग वांग जी जब तक तुम लोग बाहर नहीं आओगे तब तक मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, जब बाहर आ जाओगे तब हम लोग साथ में चलेंगे। ये कहकर जियांगछा तो विंग और वांग जी पे ब्लास्ट कर देता है, बम फोड़ देता है और विंग और वांग जी अब जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं। वांग जी तैयार होता है और सीधे ही बाहर के लिए चला जाते हैं। वहीं विंग भी तैयार होते हैं और बाहर के लिए चले जाते हैं। चारों लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विंग वांग जी और जियांगचन और यानली रूम में जा ही रहे होते हैं कि वांग जी बोलता है कि शायद अब इनमें दूसरा रूम खाली हो गया होगा, तो क्या आप लोग मेरे लिए दूसरा रूम देख लेंगे। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत हो रही है। वांग जी शर्मा रहा होता है और फिर विंग से कहता है नहीं, वो मुझे थोड़ा सा वो अंकल ने कहा था ना कि शादी से पहले एक रूम में हस्बैंड वाइफ नहीं रहते और अभी तो हमारी मैरिज भी नहीं हुई है, हम लोगों को साथ में नहीं रहना चाहिए। और ये कहकर वांग जी कहता है अगर यहाँ पर रूम नहीं होगा तो हम दूसरा इन देख लेते, वहाँ पर रूम मिल जाएगा। ये कहकर वांग जी विंग की तरफ देखने लेता है बट वांग जी की आंखों में थोड़ी सी शर्म भी थी। विंग वांग जी की शर्म को नोटिस कर लेता और वांग जी की हिचकिचाहट को भी, इसलिए विंग कहता है ठीक है हम देखते हैं, अगर रूम मिल गया तो अब तुम अलग रूम में रह लेना। ये कहकर वांग जी की बात मानकर विंग जाकर रूम देखता है और एक की ला के विंग वांग जी को दे देता है। वांग जी अपने रूम में चले जाता है। वहीं जियांगचन और यानले भी अपने रूम में चले जाते हैं और विंग वांग जी के बिना बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था बट क्योंकि वांग जी ऐसा चाहता था तो विंग ने कुछ नहीं कहा। और फिर पूरे एक हफ्ते विंग वांग जी जियांगचन और यानली सही टाउन में घूमते हैं। सही टाउन में घूमते हुए वांग जी विंग के ज़्यादा करीब नहीं आता है क्योंकि वांग जी हर बार शर्मा रहा था। वांग जी की शर्म और हिचकिचाहट देखकर विंग भी ज़्यादा कोशिश नहीं करता और नॉर्मली बिहेव करता है। तभी वांग जी भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और विंग से नॉर्मली बात करने लगता है। और फिर एक हफ्ते बाद जियांगचन यानली और विंग वांग जी वापस गुसू में आ चुके थे। गुसू में आने के बाद विंग वांग जी और जियांगचन यानली पहले अंकल चैन से मिलते हैं और उसके बाद विंग जियांगचन और यानली अपने रूम में चले जाते हैं और थोड़ा आराम करने लगते हैं। वहीं विंग अब यांगचन और यानली को देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वांग जी को क्या हो गया है, वो मुझसे इतना कम बात कर रहा है। जिस पर जियांगचन
कहता है अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है। उसे थोड़ी शर्म आ रही होगी, और क्या, जाहिर सी बात है, तुमने उसे इतना टॉर्चर जो किया था पूरे रास्ते। तभी विंग एक और बात कहता है। विंग कहता है बांग जी का सामान तो मैंने बांग जी को दे दिया, पर सी चैन का सामान अभी भी मेरे पास रह गया। इस पर जियांग चेन कहता है ठीक है बाद में दे देना, वैसे वो तुम्हारा ही ओमेगा है। ये कहकर जियांग चेन और यान ली अपना अपना काम करने लगते हैं और आराम फरमाने लगते हैं। वहीं भी वही आराम करने लगता है, मगर वहीं पे सी चैन जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे विंग के आने पर। जब विंग उनसे मिलने नहीं आता तो उन्हें थोड़ा दुख भी होता है, बट सी चैन समझ गए थे कि विंग थोड़ा थक गया होगा और वो उससे बाद में आके मिल लेगा। ये सोचकर सी चैन बस विंग के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने ही कक्ष में। और फिर जब शाम हो जाती है तो सभी डिनर टेबल पर मिलते हैं, और फिर डिनर करने के बाद विंग अपने रूम में चले जाते हैं, वहीं सी चैन भी अपने रूम में चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने रूम में थे, बट जैसे ही लॉकडाउन लगता है विंग अपने रूम से निकल जाता और सीधे सी चैन के पास जाता है। सी चैन के पास जाने के बाद विंग उन्हें सामान देता है जो कि उसने सी चैन के लिए भी खरीदा था। सी चैन जब उसे वो सामान मिलता है तो सी चैन खुश होते हैं और उस सामान को एक तरफ रख देते हैं और वहीं विंग को देखने लगते हैं और कहते हैं तुमने मुझसे मिलने नहीं आया पहले, क्यों? तो जिस पर विंग कहते हैं मैं तुमसे अब मिलने आया तो हूँ। जिस पर सी चैन खुश हो जाते और सी चैन सीधे जाके विंग के गले लग जाते हैं, और गले लगने के बाद सी चैन विंग से कहते हैं ओह तो अब आ ही गए आप। वैसे भी मैंने आपका बहुत देर से इंतज़ार किया था, मैं तो आपको दोपहर में भी याद कर रहा था और मैं आपका इंतज़ार भी कर रहा था, बट आप आए नहीं। सी चैन इस समय तक पूरे विंग के गले में थे। विंग देख रहा था सी चैन उनसे कितना चिपके हुए हैं। फिर विंग इसी बात का फ़ायदा उठाता है और सी चैन को किस करता है। सी चैन विंग की किस से बहुत ज़्यादा खुश थे और सी चैन भी विंग को दोबारा किस कर रहे होते हैं। विंग और सी चैन की किस चल ही रही होती है कि विंग सी चैन के साथ किस तोड़ता है और उनसे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ और आगे बढ़ सकता हूँ। जिस पर सी चैन शर्माते हुए अपनी मुंडी हाँ में हिला देते हैं। जैसे ही सी चैन अपनी मतलब सिर हाँ में हिलाते हैं विंग खुश हो जाता है और कहता है फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर विंग सी चैन को लेके बिस्तर में चले जाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। विंग और सी चैन इंटीमेट हो जाते हैं और फिर तो क्या था कि विंग पूरी नाइट सी चैन के साथ इंटीमेट होता है और करीब 4 बजे छोड़ता है, क्योंकि सुबह होने वाली थी इसलिए विंग सी चैन को छोड़ देता है। सी चैन बहुत ज़्यादा थक चुके थे बट विंग रुक ही नहीं रहा था। सी चैन ने कितनी भी कोशिश की और फिर सी चैन से विंग कहता बेबी मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं अभी तुम्हारे साथ एक राउंड और कर लेता, बट क्या करूँ तुम्हारे अंकल जाग जाएंगे और सभी गुस्सू के लोग भी, वैसे भी उनका 5 बजे उठने का टाइम है, तो अब मैं जाता हूँ और तुम भी थोड़ा आराम कर लो, बट तुम्हें 1 घंटे बाद उठना ही पड़ेगा बेबी, मैं तुम्हें थक आ चुका हूँ ना, कोई बात नहीं तुम तो दोपहर में थोड़ा आराम कर लेना। जिस पर सी चैन कहते हैं ओके, और ये कह के विंग तो चला जाता है। वहीं सी चैन भी आराम करने लगते हैं उसी हालत में। फिर सी चैन 5 बजे उठ के अपने आप को फ्रेश करते हैं और इस बीच सी चैन को बहुत ज़्यादा पेन और वीकनेस फील हो रहा था और थोड़ी थकान भी हो रही थी, बट सी चैन ये सब इग्नोर करते और अपने डेली रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। इसी तरह से सी चैन का दिन बीतता है और वहीं वांग जी का भी, वांग जी विंग से थोड़ी बहुत बातें करता था सी चैन, और वांग जी को विंग नाश्ते की टेबल में, डिनर की टेबल में और डिनर के साथ लंच की टेबल में ही दुखी कर पाता था या फिर उनसे मिल पाता था, क्योंकि बाकी के टाइम सी चैन वांग जी को चिरैन किसी न किसी काम में लगा देता और वहीं विंग को अपने साथ रखता। इसी तरह से विंग और वांग जी और सी चैन यान ली जियांग चैन सभी के दिन बीत रहे थे। और मगर जियांग चैन और यान ली तो नॉर्मली थे, मगर विंग जो कि शाम को मतलब कि रात के टाइम 9 बजे के बाद जब गुसू में लॉकडाउन लग जाता तब जाकर विंग सी चैन के साथ समय बिताता था। और इस बीच सी चैन और विंग इंटीमेट भी होते थे और इसी तरह से पूरा 1 महीना बीत जाता है। और बट अब कुछ समय से सी चैन की तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें कभी उल्टी होती थी, कभी उनका सिर चकराता था। इसी तरह से सी चैन को प्रॉब्लम होती थी, बट सी चैन इस बारे में किसी को नहीं बताते। बट एक दिन सी चैन को विंग देख लेता और विंग कहता है कि हमें तुम्हें दिखाना चाहिए वैद्य को। जिस पर सी चैन कहते हैं अब ये कोई बात नहीं है। और फिर सी चैन से विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे। इस पर सी चैन कहते हैं वो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात मैं पहले ही दिखा चुका हूँ और मुझे ये पता चल चुका है, और मैं डर रहा हूँ कि अंकल को पता चलेगा तो वो मुझे 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 डांटेंगे और मुझे पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि मैंने मैरिज से पहले ही आपके साथ
वो मैंने आपके साथ आगे सीचैन नहीं बोलते। और फिर सीचैन की बात सुनकर विंग सीचैन को लेके सीधे अंकल चिरैन के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि सीचैन मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर चिरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस समय कुछ नहीं कहते और वो सीचैन को डांटना भी चाहते थे, पर विंग उन्हें डांटने नहीं देता और कहता है कि मैं भी चाहता था और इसीलिए हम दोनों इतना करीब आए। फिर विंग चिरैन से कहता है अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूँगा और आप चाहें तो हम जल्द से जल्द मैरिज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मेरे दोनों ओमेगा के साथ मेरी मैरिज करवा सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द। ये बात सुनकर चिरैन कहते हैं तो फिर अपने फैमिली मेम्बर को बुलाओ, किसका इंतज़ार कर रहे हो। जिस पर विंग कहता है ठीक है। और फिर विंग सीचैन को चिरैन के गुस्से से बचाने के लिए सीचैन को अपने साथ ही लेके जाने लगता है। जिस पर सीचैन से चिरैन कहते हैं सीचैन तुम यहीं रुको। जिस पर फिर विंग बोलता है क्यों, वो मेरा ओमेगा है तो मेरे साथ जाएगा ना, और फिर अब तो मैं इसके साथ रह सकता हूँ। वैसे भी मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है और अब आप हमें अलग नहीं कर सकते। वैसे भी आपने पता नहीं क्या। विंग कहता है वांग जी पट्टी पढ़ाई है, वो मेरी बात ही नहीं मानता और आपके बारे में कहता है कि अंकल ने ये कहा है, अंकल ने वो कहा है। जैसे देखो मेरे ओमेगा के पीछे पड़े हो, अब खाली मूली एक तो बचा है, उसे तो छोड़ दो। जिस पर विंग की बात सुन के चिरैन कहता है विंग तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहकर चिरैन इतना ही बोले होते कि विंग वहाँ से गायब हो जाता है। जब वांग जी को ये पता चलता है कि उसका भाई प्रेग्नेंट है तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी बहुत खुशी खुशी सीचैन के पास जाकर उसका ख्याल रखने लगता है। विंग देखता है कि वांग जी को इस बात का बुरा नहीं लगा। फिर विंग पूछ भी लेता है वांग जी कि तुम्हें इस बात से बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट है। जिस पर वांग जी कहता है मुझे क्यों बुरा लगेगा, मेरा भाई प्रेग्नेंट है, मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और फिर मैरिज के लिए बाद तो हम सब साथ में ही रहने वाले हैं और फिर मेरा भाई कोई और थोड़ी है जो मुझे बुरा लगेगा। मेरा भाई है वो, मैं उसे कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। वैसे भी उसका आप पे पहला हक बनता है क्योंकि वो मुझसे बड़ा है। ये कहकर वांग जी शांत हो जाता है। वहीं विंग वांग जी की बात सुनकर खुश हो जाता है कि वांग जी को उसकी बातों से बुरा नहीं लगा। और फिर विंग के पेरेंट्स कुछ समय बाद विंग के पेरेंट्स जब गुस्से में आ जाते हैं तो चिरैन से विंग की शादी की बात करते हैं और जिस पर चिरैन कहते हैं ठीक है हम जल्द से जल्द मैरिज कर लेंगे। बट विंग के पेरेंट्स कहते हैं कि इसकी मैरिज ईलिंग में ही होगी, विंग की मैरिज ईलिंग में ही होगी। जिस पर चिरैन मान जाता है और चिरैन चाहता था कि वांग जी की शादी और सीचैन की शादी जल्द से जल्द विंग के साथ हो जाए और इसीलिए चिरैन इस बात को मान जाता है। बट चिरैन ने ये बात मानने से पहले बेचांसे से कुछ समय लिया था और उस समय में जाकर चिरैन ने अपने भाई से बात की थी वांग जी सीचैन और की मैरिज के बारे में और चिरैन के भाई ने हाँ भी कह दिया था। इसलिए चिरैन जाने के बाद पूरा 1 हफ्ते का समय लेते हैं और फिर गुस्सू से ईलिंग में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इस बीच विंग की पूरी फैमिली पहले ही ईलिंग में जा चुकी थी और वहां जाकर विंग की मैरिज की तैयारी करने में लग चुके थे। विंग की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी खुशी विंग के मैरिज की तैयारी कर रहे थे और इसी तरह से पूरा 1 हफ्ते ईलिंग में इन लोगों को तैयारी करते हुए बीतता है। वहीं जब पूरे 1 हफ्ते बाद वांग जी की पूरी फैमिली गुस्सू से ईलिंग पहुंचती है और उसके 2 दिन बाद ही विंग और वांग जी सीचैन की मैरिज होने वाली थी। विंग वांग जी सीचैन अपनी मैरिज के लिए तैयार होने लगते हैं। जैसे ही ग्रूम को बुलाया जाता है तभी चिरैन और सभी लोग ग्रूम के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी जियांग चैन वहाँ से आता है जहाँ से ग्रूम को आना चाहिए था और कहता है ग्रूम गायब है। और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक और आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसी और की नहीं वैन लिंग की होती है। वो कहता है ग्रूम का किडनैप हुआ है। ये बात सुनकर सभी हक्का पक्का हो चुके थे। बट वहीं पर सीचैन वांग जी भी आ रहे होते हैं जो कि ये बात सुन लेते हैं। सीचैन ये बात सुनकर तुरंत बेहोश हो जाते हैं और वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरफ देखे या फिर अपने भाई को देखे, वांग जी यही सोच रहा होता है कि तभी वैनलिंग वांग जी के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें पता है ना उस दिन वो बात हुई थी जिसमें विंग ओमेगा की तरह बिहेव कर रहा था। वो आप तुम्हें पता ही ना मेरे कज़न ब्रदर उन दोनों को लगा था कि विंग एक ओमेगा है तो वो विंग को किडनैप करके ले गए। ये बात सुनकर सभी को हैरानी होती कि विंग को एक ओमेगा का समझा और इसी वजह से वो उसे किडनैप कर ले गए।
ये बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते। वही बेचांसे की वाइफ कांसे सेरन पंडित से पूछती हैं, क्या समय अभी भी बाकी है, कितना टाइम है? जिस पर पंडित कहता है, आज का पूरा दिन ही शुभ है और आप किसी भी वक्त मैरिज कर सकते हैं। और ये बात सुनकर मैडम भी कहती है, तो ठीक है, आप आज का इंतजार कीजिए, कुछ समय बाद वो गधा आ ही जाएगा, वैसे भी उसी ने बवाल फैलाया तो वही समेटेगा। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वांग जी अपने भाई को संभालने लगता है। वांग जी अभी अपने भाई पर ध्यान दे रहा था, वैसे भी उसका भाई प्रेग्नेंट था। वांग जी इसी वजह से अपने भाई पर ध्यान दे रहा था। और विंग की मॉम बेचांसे ने भी तो कहा था कि विंग खुद ही देख लेगा। और फिर वांग जी को भी पता था विंग आराम से अपने आप को बचा सकता है, वैसे भी वो एक अल्फा नाग की ओमेगा जिस वजह से उसका किडनैप हुआ है। तो वांग जी निश्चिंत हो जाता है और अपने भाई पर ध्यान देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अब बेहोश था और विंग को याद था कि उसने कुछ पिया था और उसी के बाद वो बेहोश हो गया था। और जब विंग होश में आता है तो अपने पास वैन सू और वैन चाओ को देखता है और उन दोनों को देखने के बाद विंग सब कुछ समझ जाता है कि इन लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया है। फिर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। विंग कहता है, आज मेरी मैरिज थी और इन गधों की वजह से मेरी मैरिज लेट हो गई। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, इन गधों को, इसकी तो ऐसी की तैसी। और ये कहकर विंग कहते, तुम गधे कहीं के, तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं था कि मेरी आज मैरिज है? जिस पर वैनचे और वैनसू कहते हैं, हाँ हमें पता था, तभी तुम्हें किडनैप करके लाए हैं कि हम उससे पहले तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकें। ये बात सुनकर विंग हंसने लगता है और कहता है, गधो, मैं एक एल्फोना की ओमेगा जिस वजह से तुमने मुझे किडनैप किया है और अब तुम्हें तो एक खैर नहीं। और ये कहकर वैनसू और वैनचू कि विंग बहुत ज़्यादा धुनाई करता है। और कुछ समय बाद विंग जब इन दोनों की धुनाई कर लेता है तो इन दोनों को उठाता है और उसी तरह से अपने साथ मैरिज हॉल की तरफ ले के आ जाता है। मैरिज हॉल पहुंचने के बाद विंग उन दोनों को एक साइड में पटकता है और फिर अपनी मॉम बेचांसे से कहते हैं, मॉम मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी तैयार होकर आ जाता हूँ। और हाँ मैम, टाइम बाकी है ना मेरी मैरिज का? जिस विंग की मॉम बेचांस से कहती है, हाँ बिल्कुल आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं, आज का पूरा दिन है मैरिज का। ये बात सुनकर विंग खुश हो जाता है और खुशी खुशी भागता हुआ चले जाता है। वहीं इन सब की हरकतें देख के बाकी सभी लोग पागल हो रहे थे जो भी मैरिज में आए थे। अपने मन ही मन सोच रहे थे, कितनी अनोखी फैमिली, इतना अजीबोगरीब तो कोई भी नहीं होगा। वहीं उस मैरिज हॉल में एक इंसान और भी था जो अपना सिर पकड़ा हुआ था और अपने भाई को देख रहा था। वो सोच रहा था अपने मन में, क्या मैं अपने भाई से कह सकता हूँ कि हम अपने दोनों नेफ्यू की शादी इससे कैंसिल करवा दें? वैसे भी मैंने सी चैन के बच्चे को भी संभाल लूँगा और मैं अभी तक तो संभाल रहा था ना वांग जी और सी चैन को, तो उसके बच्चे को भी संभाल लूँगा, क्या मैं मैरिज कैंसिल कर सकता हूँ? ये बात चिरैन अपने मन में सोच रहे होते बट वो कुछ नहीं कहते और जो हो रहा था उसे होने देते हैं। इसी तरह से वांग जी, विंग और सी चैन की मैरिज हो जाती और पूरे मैरिज में चिरैन का दिमाग ख़राब था। वो बहुत ही बुरी शक्ल बना के इस पूरी मैरिज को देख रहा था और बहुत ही बुरे तरीके से अपने आप को समझ रहा था। वो सोच रहा था, मेरे नेफ्यू का क्या होगा? विंग के साथ छोड़ रहा हूँ मैं, उसकी फैमिली कितनी अनोखी है और मेरे बच्चे कहीं उनके तरह ना बन जाए। चिरैन ये सब सोच रहे होते हैं बट जैसे तैसे करके वो अपने दोनों नेफ्यू की शादी विंग से होने देते। और जब विंग, वांग जी और सी चैन की मैरिज हो जाती उसके बाद चिरैन कुछ समझ नहीं पाते और उनकी ये हालत भी नहीं थी कि वो कुछ समझ सकी। और इसीलिए जब वांग जी और सी चैन को उनकी विदाई करके लैन फैमिली से वे फैमिली में भेज देते और उसके करीबन कुछ समय बाद ही चिरैन के भाई को जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपना सेक्ट भी संभालना था और वो ज़्यादा समय तक वे फैमिली के साथ नहीं रुक सकते थे। इसलिए चिरैन और चिरैन के भाई और जितने भी गूसू से आए हुए लोग थे वो सभी गूसू के लिए वापस चले जाते और सभी के जाने के बाद विंग और वांग जी और सी चैन की मैरिज की फर्स्ट नाइट थी। सी चैन के साथ तो विंग इंटीमेट नहीं हो सकता था, इसीलिए विंग अब वांग जी के साथ अपनी नाइट बिताएगा और विंग पहले वांग जी के साथ नाइट नहीं बिता सकता था, उसे अपना फर्स्ट नाइट सी चैन के साथ ही मनानी थी। इसलिए पहले फर्स्ट नाइट को विंग और सी चैन एक साथ रहते हैं। भले ही विंग सी चैन के साथ इंटीमेट नहीं होता है बट विंग और सी चैन पूरी नाइट एक साथ ही बिताते हैं। और अगले दिन वांग जी का नंबर आता है। वांग जी को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा स्मक कर रहा होता है, कहता है, तुमने पूरे टाइम मुझे परेशान किया और वो खड़ीस अंकल मतलब कि चिरैन, उसके लिए तुमने मुझे सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करवाया, अब मैं तुमसे इस बात का बदला लूँगा। ये कहकर विंग हंसने लगता है। फिर विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी की वेल हटाता है और फिर इसके बाद विंग और वांग जी वेडिंग वाइन पीते हैं बट विंग को नहीं पता था कि
वांग जी यानी कि लैन फैमिली के लोगों को बहुत जल्दी वाइन चढ़ती है और यही हो रहा होता है वांग जी के साथ। वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और सीधे विंग के ऊपर चढ़ने लगता है और विंग के होठों को किस करने लगता है। विंग वांग जी की इस हरकत से बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, बट विंग वांग जी का साथ देने लगता है और कुछ ही देर में विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते। इसके बाद विंग वांग जी की नेक में आता, बट कुछ और भी था। वांग जी भी विंग की पूरी बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी विंग के पूरे अपर ड्रेस को उतार चुका था और उसके बाद विंग वांग जी के नेक पे किस कर ही रहा होता है कि विंग को कुछ फील होता है। वांग जी विंग के चेस्ट एरिया को अपने हाथों से टच कर रहा होता है और उसे स्क्वीज भी कर रहा होता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, बट विंग ये सब वांग जी को कर देता है और कुछ ही देर में विंग भी वांग जी की अपर ड्रेस को उतार देता है। हम दोनों अपर एरिया से नेकेड थे और विंग और वांग जी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में विंग वांग जी दोनों ही अपने नेकेड हो चुके थे पूरी तरह से। अब उनके लोअर ड्रेस भी उनकी बॉडी में नहीं थे। विंग वांग जी को किस कर रहा होता है, वांग जी को हक कर रहा होता है और वांग जी के बॉडी को अपनी बॉडी से चिपका रहा होता है। वहीं विंग अपने लोअर पार्ट को वांग जी के लोअर पार्ट से स्क्वीज भी कर रहा होता है। वांग जी पूरी तरह से तिलमिला रहा होता है और आखिरकार वांग जी खुद ही बोल देता है विंग से कि विंग प्लीज़ ना, मुझे वो चाहिए जिस पर मैंने सोचा कि अब आपके हाथों में बाकी की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या सोचते हैं और इस इमेजिनेशन को अब मैं आपके भरोसे छोड़ती हूँ और स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। अगला दिन वांग जी विंग दोनों ही उठते हैं। वांग जी उठ नहीं पा रहा होता है, बट वांग जी उठने की कोशिश करता है और विंग को देखता है। वांग जी को ज़्यादा कुछ याद तो नहीं था, पर जितना भी याद था वांग जी उसकी वजह से पूरी तरह से लाल पीला नीला हो रखा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म लग रही थी और वो विंग की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। वहीं विंग वांग जी की ऐसी हरकतों को देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। वांग जी उठना चाहता था पर वो उठ भी नहीं रहा होता है। वांग जी पूरा नेकेड था और इसी वजह से वांग जी विंग के सामने नहीं आना चाहता था, बट फिर विंग खुद ही वांग जी को पकड़ता है और अपने साथ बेड से उठाता है और सीधे वॉशरूम में लेके जाता है। वहाँ जाके विंग और वांग जी साथ में नहा रहे होते हैं, बट विंग का यहाँ कहाँ मन भरने वाला था, तो फिर विंग यहाँ पे शुरू हो गया। वांग जी विंग को रोकना चाहता था, बट कुछ ही देर में वांग जी विंग का साथ देता है और इसी तरह से इन दोनों की ये नाइट के साथ डे आउट भी बन जाता है। और फिर दोनों के दोनों कम से कम 12-1 बजे अपने रूम से बाहर निकलते खाने के लिए। वांग जी की हालत देख के सब समझ ही गए होते हैं कि इन लोगों ने अपनी नाइट किस तरह से एंजॉय की। और फिर वांग जी विंग और सीचैन की लाइफ इसी तरह से चल रही होती। वांग जी और विंग हमेशा सीचैन का ध्यान रखते थे और सीचैन की हर बात को मानते थे। इस तरह से तो जैसे एक बच्चा एक अपने पेरेंट्स की बात मानता, इसी तरह से सीचैन ऑर्डर लगाते थे और दोनों के दोनों विंग और वांग जी उस ऑर्डर को फॉलो करते थे। सीचैन ने विंग और वांग जी को बहुत दुखी किया था। विंग बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली सभी कुछ मैनेज कर रहा होता है, वहीं वांग जी भी विंग का साथ दे रहा होता है। सीचैन को जो भी चाहिए होता विंग वांग जी से कहता और विंग वांग जी दोनों हाजिर कर देते। वांग जी विंग और सीचैन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तभी सीचैन का 8वां महीना भी लग चुका होता है और इसी तरह से पूरे 1 महीना 8 में से 9वां महीना होने वाला था, बट इस बीच वांग जी की तबीयत खराब रहने लग गई थी। वांग जी को उल्टी होती और कभी कभार चक्कर आते, बट वांग जी इस बारे में किसी को नहीं बताता और इसी तरह से चलता रहता है सब कुछ। सीचैन के पूरे 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे और फिर सीचैन अपने बेबी को बर्थ देने के लिए तैयार हो चुके थे। सीचैन का बेबी के बर्थ देने का टाइम आ चुका था और इसी तरह से सीचैन अब बेबी को बर्थ दे रहे थे और उनकी बहुत तेज तेज से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। विंग सीचैन के साथ ही था। विंग ने सीचैन का हाथ पकड़ा था और सीचैन विंग को गालियाँ बक रहे थे, जो कि उनने यहीं पे आके सीखी थी गालियाँ थी जो सीचैन विंग को दे रहे होते। और वहीं चिरैन भी यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे जो ये सब सुन रहे थे और चिरैन ने जो कुछ भी सुना था उस वजह से चिरैन का चेहरा लाल पीला नीला हो चुका था। अब उनका बहुत बुरा हाल था कि उनके नेफ्यू ने क्या क्या भूल रहा है। ये सब चिरैन के होश उड़ चुके थे और चिरैन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। बट उनके साथ कोई और भी था जो बेहोश होता है और वो कोई और नहीं वांग जी थे, दोनों बेहोश हो चुके थे। और फिर सभी लोग चिरैन और वांग जी को देखने लगते हैं। वहीं बेचान से कहते हैं कान से चिरैन से, तुम इन दोनों को लेके दूसरे वैद्य के पास जाओ और उससे पता करो कि इन दोनों को हुआ क्या है। जिस पर बेचान से वांग जी और चिरैन को दूसरे वैद्य के पास लेके जाती है जियांग चेन और यानली की हेल्प के साथ, जिस पर बेचान से वहीं रुकते हैं और फिर कान से चिरैन वैद्य को
विंग जी और चिरन के बारे में बताते हैं, जिस पर वैद्य दोनों की जांच करती है। पहले वैद्य बताता है कि चिरन बेहोश हो गए हैं, उन्हें शायद बहुत बड़ा शौक लगा और इसी वजह से वो बेहोश हो गए। ये बात सुनकर बेचैन से खुश जाती है। अच्छा, मुझे लगता है वही शौक लगा होगा। लगता है चिरन अपने नेफ्यू की बातों से थोड़ा हैरान हो चुका है। ये कह के कान से सैरन थोड़ी खुश हो जाती और ये बात सुनकर वैद्य की तो वह सिट्टी पिट्टी को ले जाती। कान से सैरन को वांग जी के बारे में पूछने के लिए पहले कान से सैरन को वैद्य को होश में लाना होता है। कान से सैरन वैद्य को हिलाते हुए वैद्य से पूछती हैं कि वांग जी को क्या हुआ है। इस पर कान से सैरन को वैद्य बताता है कि वांग जी प्रेग्नेंट और इसी वजह से शायद वो बेहोश हो गए। ये बात सुनकर कान से सैरन खुश हो जाती और खुशी खुशी वांग जी के होश में आने का इंतजार करने लगती। तभी कान से सैरन को याद आता है कि उनका दूसरा सन इन लॉ अभी बेबी को बर्थ दे रहा होगा। ये याद करके ही कान से सैरन के धर्म संकट में पड़ जाती है कि पहले वो वांग जी को देखें या फिर सी चैन के पास जाएं। तभी कान से सैरन सोचती है कि विंग तो है ना सी चैन के पास, तो फिर मुझे वांग जी के पास रुकना चाहिए। सोच के वहीं पर रुक जाती और वहीं विंग का एक बेबी बॉय हुआ होता है। और फिर विंग, वांग जी और सी चैन चारों एक ही वार्ड में थे। विंग भी बढ़ती था, वांग जी भी बढ़ती था और सी चैन भी बढ़ती था। अब पूछो कि विंग कैसे बढ़ती था। विंग इस तरह से बढ़ती था कि विंग को सी चैन ने बहुत सारी लातें, बहुत सारे घुसे, बहुत सारे मुक्के सब कुछ बताया था और इसी तरह से इस फैमिली के लिए हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। वैसे मैंने आपको बहुत पकाया, अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या है कि मैं आपके कमेंट एंड लाइक का बहुत इंतज़ार करती हूँ। ओके, बाय बाय गाइस।